डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाउ दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड दिस इज़ योर वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 6 December task, and this is your mathematics task. As you can see, question number 1 is write the following sets in tabular form. ठीक है, इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपके पास है a इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। पार्ट नंबर 2 आपके पास है p इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। फर्स्ट वी विल डू दीज 2 पार्ट्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने अभी टास्क में पढ़ा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। द a इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। सो व्हाट आर होल नंबर्स, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस टास्क में जो कुछ भी आपके पास मौजूद है वो सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई होप सब बच्चों को पता होगा कि होल नंबर्स हम किसे कहते हैं या होल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं होल नंबर्स? जी बिल्कुल, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इन्होंने हमें कहा है कि हमने सेट बनाना है, टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना है, और फर्स्ट 6 होल नंबर्स हैं, यानी सारे होल नंबर्स हमने नहीं शो करने, सिर्फ उन्होंने हमसे पहले 6 फर्स्ट 6 होल नंबर्स जो है वो पूछे हैं। तो सेट के लिए ब्रैकेट हम कौन सी यूज़ करते हैं जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, कर्ली ब्रैकेट। और जो उसके मेंबर्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, जैसे कि टेबुलर फॉर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज़ में हैं। सेट का जो नाम होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है पार्ट 1 में भी और पार्ट बी में भी, 2 में भी, कि हमारे पास जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सेट के नाम शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी टेबुलर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि वी हैव टू राइट द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ होल नंबर्स अप टू फर्स्ट 6 होल नंबर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सेट का नाम। अब ये जो हमारा नवंबर टेस्ट हुआ था तो बॉयज़, उसमें ये था कि बाज़ बच्चों ने गलती ये की थी कि उन्होंने आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन उसमें जो है सेट का नाम नहीं था, तो पूरा 1 नंबर उसका कटा था। सेट का नेम नहीं होगा तो हमें तो नहीं पता ये कौन सा सेट है। ठीक है, अब द सेट ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अभी करली ब्रैकेट मैंने लगाई तो ये किसको शो करिए? द सेट ऑफ। ठीक है, द सेट ऑफ के लिए हमने करली ब्रैकेट लगाई, पहले 6 फर्स्ट 6 होल नंबर्स। नाउ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नाउ दिस इज फर्स्ट digit, second 0 1 2 then 3 then 4। तो देखिए अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और हमसे कितने पूछे हैं? 6 डिजिट्स का हमें कहा है कि सेट बनाए। तो यहाँ पर अब हम आकर स्टॉप हो जाएंगे, अपनी करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमसे कहा है कि फर्स्ट 6 होल नंबर्स, तो एक डिजिट इसमें 0 हो गया, इसमें जो 6 वाला डिजिट है वो हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो इसके मेंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना। हमसे तो 6 पूछे हैं, पहले 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर डिसम्बर टास्क। ठीक है, नाउ सेकंड आपके पास है p इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमें अच्छी तरह से पता है, हम छोटी क्लासेस में ही इसको सीख लेते हैं क्लास 4 से, कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और अब वही बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर p लिखेंगे। ठीक है, p, कैपिटल P जो कि सेट का नाम है, फिर इक्वल का साइन, फिर द सेट ऑफ, इसके लिए हम लिखेंगे
करली ब्रैकेट। सही हो गया। अब प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें ये नहीं लिखा कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर्स अप टू 20, कोई लिमिट इसमें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तमाम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के तो सारे हम लिख नहीं सकते। ठीक है, उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि हम 2, 4 या 5 मेंबर्स लिख कर तो आगे सो ऑन लगा देते हैं। अब सो ऑन जब हम लगाते हैं तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमने सारे जो मेंबर्स हैं प्राइम नंबर्स के वो शो कर दिए, और यहाँ पर वो सब मौजूद हैं जो कि हम राइट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ 2, 3, देन 5, 7, 11। चले मैंने इसके 5 मेंबर्स लिख दिए, बाकी 1 डैश बड़े नीट तरीके से 1 डैश 2 डैश 3 डैश काफ़ी होते हैं, आप चाहें तो और भी लगाएं, लेकिन ज़्यादा इसको लेंथ हम नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये जो मेंबर्स हैं ये बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये सेट है वो प्राइम नंबर्स का है। आप 2 को देखें, 2 कितने टेबल्स में आता है, सिर्फ 2 टेबल्स में, 1 में और अपने टेबल में। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन हमने पुट करना है। इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इजी है और आप इसको देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए पैटर्न रेडी किया है ताकि हम इसको साथ साथ फिल भी करते जाएं। ना पार्ट 1 आपसे कहते हैं कि 6 इज़ लेस देन 7 बट 6 इज़ ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिजिट जो है वो, अच्छा जी, अब इसमें देखें आपके पास है 6 इज़ लेस देन 7 बट 6 इज़ ग्रेटर देन। व्हाट इज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन? इसका मैंने आसान एक आपको मेथड बताया था कि जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसमें आप जो है इसका ओपन फेस इस सिंबल का हमेशा बड़े नंबर की तरफ होता है। बस आसान सी बात है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। देखिए, अब जैसे 7 बड़ा है तो इस सिंबल का जो ओपन फेस है वो 7 की तरफ है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 को देखें। 10 इज़ ग्रेटर देन 9 बट 10 इज़ डैश देन 40। यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? जी बिल्कुल, लेस देन। 10 जो है वो 40 से छोटा है ना। वही बात है कि हमारे पास जो ग्रेटर देन का सिंबल है या ओपन फेस जो है वो 40 की तरफ जाएगा, बिकॉज 40 इज़ ग्रेटर देन 10। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन 2 भी डन हो चुका है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 आपके पास है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सम के लिए क्या करना होगा? ऐड करना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एडिशन सिंपल एडिशन नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने ऐड करना है। इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 5 और 3 और पार्ट 2 0 और 9 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओके जी, अब देखें जैसे कि पार्ट नंबर 1 आपके सामने डन हो चुका है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे रे बनती है, ये सब आपको पता है, ये सब आप जानते हैं। आपने सबसे पहले जो है एक सिंपल लाइन लगाई और उसमें आपने एरो हेड लगाया राइट साइड पर। ठीक है, कभी भी लेफ़्ट साइड पर हम इसको शो नहीं करेंगे, वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट लेना मस्ट है। अगर वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि नवंबर टेस्ट में हमारे पास बच्चों ने मिस्टेक की हुई थी कि उन्होंने सारी जो है बिल्कुल ठीक ऊपर से उन्होंने बनाया हुआ था, नंबर्स को सही शो किया था, लेकिन उसमें 0 का डिजिट नहीं था। बिकॉज 0 ना हो तो 1 तक का डिस्टेंस कैसे? वो तो फिर 1 ना हुआ, वो तो फिर 0 हो गया। देखें, 0 मीन्स नथिंग, इससे पहले कोई स्पेस शो नहीं होती। 0 से आप स्टार्ट लेते हैं तो फिर 1 2 3 4, और इस वक्त अगर हम जनरली देखें कि हमने 5 और 3 को ऐड करना है तो 5 और 3 हमारे पास प्लस करें तो क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप उससे 2 या 3 पॉइंट्स जो है वो आगे बना लिया करें, ड्रॉ कर लिया करें। ठीक है, या ज़रूरी नहीं है, आप उस तक भी बना सकते हैं जहाँ तक हमने जाना है। ठीक है, अब इक्वली स्पेस होना इसका
बहुत ज़रूरी है। आप सारे नंबर्स को देख लें कि 0 से 1 तक का फासला, 1 से 2 तक का फासला, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इक्वली स्पेस्ड हैं, क्योंकि अगर ये इक्वली स्पेस नहीं होते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह पता है, आपने बनाए हुए हैं अपनी कॉपी में ये जो नंबर लाइन एडिशन आपने इसकी शो की हुई है। पहले हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है कि पहला डिजिट आपके पास 5 है तो आप 0 से राइट साइड पर, प्लस वाले नंबर्स की डायरेक्शन राइट है, ये राइट साइड है हमारी। ठीक है, तो 0 से हम 5 तक हमने अपना शो किया एरो को, फिर यहाँ पर आकर हम स्टॉप हुए। अब 3 डिजिट, तीसरा नंबर 3 है हमारे पास ऐड करने के लिए, दूसरा डिजिट जो है वो 3 है, तो इसी जगह से 5 के पॉइंट से हमने 3 डिजिट और आगे जाना है। ये नहीं कि शुरू से हम दोबारा 3 पर आएंगे, नो, 5 तक आ गए। 5 के बाद अब 1 2 3, ठीक है, 5 के बाद देखिए 1 2 3 पॉइंट्स पर आगे जाकर हमने यहाँ पर अपनी लिमिट बताई और हमने यहाँ से 5 से 8 तक का एरो हेड ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपके पास आपको बता रहा है कि 0 + 5 और 5 + 3 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको शो किया। अब दूसरा देखें, दूसरा ज़रा डिफरेंट है। आपके पास पार्ट नंबर 2 में एक डिजिट 0 है और दूसरा डिजिट आपके पास 9 है। अब 0 तो अपनी प्लेस पर है, यानी 0 मीन्स नथिंग, 0 तो ऑलरेडी हम शो कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो, अच्छा अब ऐसे करना है, आपने इस तरह से मार्क किया इसको। ठीक है, फिर अब कहाँ तक, 0 पर तो हम मौजूद हैं, 0 से आगे तो हम जा ही नहीं सकते। पहला नंबर 0 हमने शो कर दिया 0 को। ठीक है, अब दूसरा डिजिट मेरे पास 9 है तो हमने 0 से 9 तक जाना है और आपने यहाँ से अपनी लिमिट जो है वो इसके साथ क्रॉस बाउंड करनी है और अब हम एरो हेड बनाएंगे। ठीक है, एरो हेड 0 से 9 तक आएगा या रे आप इसको कह लें। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इस तरीके से ड्रॉ, और आप यहाँ पर चाहें तो एरो हेड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्लस कर लिया 0 को 9 के साथ, तो 0 + 9 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। बिल्कुल ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 3 भी हो चुका है। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हम तब सेपरेट कर सकेंगे जब हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा कि कांस्टेंट कौन सा नंबर होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कॉपीज़ में कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है या जो भी है, हम कोई और ले लेते हैं, x + 7। ठीक है, अब हमारे पास ये जो x है या जितने भी हमारे पास a से लेकर z तक स्मॉल abc जितनी भी है, ये सब कहलाती है वेरिएबल्स। इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन अलजेब्रा वी यूज़ सिम्बल्स टू शो द क्वांटिटीज़ ऑफ अननोन थिंग्स। ठीक है, सो वेरिएबल्स कौन से नंबर सिंबल्स होते हैं, स्मॉल abc, a से लेकर z तक जितनी भी स्मॉल abc है उसको हम यूज़ करते हैं एज वेरिएबल्स। एंड व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं जो शो करते हैं द क्वांटिटीज़ ऑफ अननोन थिंग्स। ठीक है, अब आपके पास जैसे x है, अब अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी कि x हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये वेरिएबल है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये जो 7 का डिजिट है, 7 अकेला है। ठीक है, इसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो हमेशा जो हमारे पास जो अकेला नंबर होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम ऐसे नंबर को, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x - y। ठीक है, अब
यहाँ पे भी हमें जो नंबर है वो 2 नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट। वो नंबर जो कि अपीयर होता है एज अ मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लाई शो कर रहा है। जब सेंटर में कोई साइन नहीं है 2 और x के, तो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है, सही है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो 2 है, दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये टर्म्स हैं, सब हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ, ठीक है। कोएफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट स्पेलिंग हमें अच्छी तरीके से पता हो। कोएफिशिएंट, कोशेंट नहीं है ये, कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ x और y हमारे पास वेरिएबल हो गए, और 2 जो है, जो x के साथ है, ये कोएफिशिएंट है। और ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा पावर का भी हम जिक्र करेंगे, ताकि हम सारी चीज़ें इकट्ठी समझ लें, तो फिर हम आगे 2-3 क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि x के ऊपर ये जो छोटा सा, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं होती, सब बच्चों को पता है वहाँ पर क्या पावर होती है, 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर x की पावर में 2 कर दूँ, ठीक है, ये छोटा सा जो 2 है, जो कि रेस करके इसके राइट साइड पर लिखा होता है, दिस नंबर इज़ कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। इसके 2 नाम हैं, इंडेक्स भी हम इसको कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट। वो नंबर जो छोटा सा वेरिएबल के ऊपर रेस करके लिखा होता है, और दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट। एंड द एक्सपोनेंट और द पावर शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर मल्टीप्लाइड। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ x की पावर 3, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि x जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ द पावर ऑफ द x इज़ 3 और इट्स एक्सपोनेंट इज़ 3, दिस इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब ये वो टर्म्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी अगले 2 क्वेश्चंस में। ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें बॉयज़। हमारे पास है कि सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें अच्छी तरह से पता चल गया है कि कांस्टेंट क्या होता है, किसको कांस्टेंट कहते हैं और किसे वेरिएबल कहते हैं। अब आपने इस तरह से 3 कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। पहले में आप हेडिंग दे देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें आपने अपने तीनों जो पार्ट्स हैं वो लिख दिए, ठीक है। पार्ट 1 आपका है y-3, पार्ट 2 आपका है a+6 और पार्ट नंबर 3 आपके पास है x + y-3। चलें जी, अब जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। कांस्टेंट कौन सा नंबर है जी, 3 हम लिखेंगे। ये तो रॉन्ग है जी, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए क्योंकि इसका साइन माइनस है। विद साइन हमेशा याद रखें, अलजेब्रा में टर्म जो है वो विदाउट साइन कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। आपके पास ये 3 है, इट मीन्स ये सिर्फ अगर आप 3 लिखते हैं और माइनस का साइन नहीं लिखते, इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है। इसको हम फिर क्रॉस में डाल देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ -3, कॉन्स्टेंट हेयर इज़ -3। अब यहाँ हम लिखते हैं 6। अब अगर आप सिर्फ 6 लिखते हैं सो इट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज ये +6 है। अब जब आपके पास यहाँ पर माइनस ना हो तो ये क्या शो करता है, प्लस को शो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्लस लिखें या ना लिखें, प्लस जहाँ पर कोई साइन नहीं होता, ये सबको पता है कि वहाँ पे प्लस होता है। सो कांस्टेंट इस हमारे पार्ट नंबर 2 में 6 है। सही हो गया। नाउ पार्ट नंबर 3 में कांस्टेंट क्या है? यस, अगेन इट्स -3, ठीक है। ये आपके पास है -3। अच्छा जी, इसके बाद अब आपके पास जो है नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास मुझे बताएं पार्ट नंबर 1 में। यस, बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ y। अगर आप प्लस लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। क्या वजह है? वजह ये है कि उसका साइन यहाँ पे कोई शो नहीं हुआ, इट मीन्स कि इसका साइन प्लस ही है, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज़ a एंड दिस इज़ +a। प्लस लिखें या ना लिखें, यहाँ पे भी ये प्लस को शो कर रहा है, यहाँ पे हमने इसको चले लिख भी लिया। नेक्स्ट आपके पास है, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपने दोनों को लिखना है कॉमा लगा के। तो +x, +y। सही हो गया। तो ये आपके पास
सेपरेट हो गए कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। मींस आपको पहचान हो गई है, आपको समझ आ गई है कि कांस्टेंट और वेरिएबल हम कौन सी टर्म्स को कहते हैं, कौन से नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ओके अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी डन हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इज़ -4x, पार्ट नंबर 2 इज़ 3y², पार्ट नंबर 3 6z³ या 6z3 या 6z3। ठीक है, अब इसमें हमें कहते हैं कि कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को आप जो है सेपरेट करें या उनको बताएं कि इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है और कोएफिशिएंट कौन सा है। दोनों की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, अब हमने इसको सिर्फ राइट करना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पार्ट नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, एक्सप्रेशन की हेडिंग है। हमने इसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन किया 3 कॉलम्स हम बना लेंगे। ठीक है, पहले में हम लिख लेंगे तीनों एक्सप्रेशन, उसका नेम भी देंगे, पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब दूसरे में हम कोएफिशिएंट की हेडिंग दे देंगे और थर्ड कॉलम में हम एक्सपोनेंट की हेडिंग दे देंगे। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मुझे कौन बताएगा? जी बिल्कुल ठीक है, -4। ठीक है, -4। अच्छा चले, अगर मैं 4 लिखती हूँ क्या ये करेक्ट होगा? नो, बिकॉज 4 नहीं है कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट है -4। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है? बिल्कुल ठीक है, 3 जो है दैट इज़ कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज़ 6। अब यहाँ पर मैं प्लस नहीं लगा रही, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस तो नहीं है लेकिन वो प्लस को ही शो कर रहा है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर माइनस ना हो तो क्या शो करता है? प्लस शो करता है, जो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नाउ एक्सपोनेंट पे आ जाते हैं। अब एक्सपोनेंट हमारे पास जो है जी, व्हाट इज़ एक्सपोनेंट? द पावर ऑफ द वेरिएबल। जी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या पावर है? जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जो पावर है वो क्या हो गई? जी बिल्कुल 1। फिर पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास पावर है दैट इज़ 2, बिल्कुल ठीक है। और पार्ट नंबर 3 में जो पावर है दैट इज़ 3। z के ऊपर जो पावर है ये 3 है, y के ऊपर पावर 2 है, x के ऊपर पावर 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी बॉयज़ हो गया, 5 भी हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सम करना है, ये भी हम कर चुके हैं क्लास वर्क कॉपीज़ में। यहाँ पर इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें ये मेन बात है कि हमारे पास आपको पता हो कि कितने एक्सप्रेशंस हैं। कॉमा होता है ना, ये कॉमा आपको नज़र आ रहा है, ये कॉमा सेपरेट करता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। जैसे यहाँ कॉमा से पहले ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कॉमा से पहले दूसरा एक्सप्रेशन है, और इस कॉमा के बाद ये थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यही मिस्टेक्स आप लोगों ने नवंबर टेस्ट में की थी कि सारी जो टर्म्स हैं वो मिक्सअप कर दी थी और पावर्स का ध्यान नहीं रखा था, लाइक टर्म्स का ध्यान नहीं रखा था, और वो आपने ऊपर नीचे एडिशन सिर्फ की थी। देखें, हम थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। हम सीख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। जी बिल्कुल, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। ठीक है, लाइक टर्म्स मीन्स सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट या सेम पावर। अगर ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास टर्म्स के अंदर, सो दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लें आप। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2a² + 4a²।
कोएफिशिएंट की बात मैंने नहीं की, मैंने किसकी बात की है? सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके दोनों के वेरिएबल और वेरिएबल की पावर्स जो है वो सेम है। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल 2a² एंड प्लस 4a, जी अब बताएं क्या ये लाइक टर्म्स है? नो, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सेम वेरिएबल तो है, लेकिन क्या इनकी पावर सेम है यहाँ पे? नो, पावर डिफरेंट है। यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है। इट मीन्स के ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब अनलाइक टर्म्स जो है उसकी क्या डिटेल है? डिटेल उसकी ये है कि आप कभी भी अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, वो सॉल्व नहीं होती हैं। हमेशा लाइक टर्म्स जो होती हैं वो हमेशा सॉल्व होती हैं, उनका सलूशन होता है, वो सिंप्लीफाई होती हैं। क्लियर है बात सबको? अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर हम थे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप देकर लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। पार्ट 1 है और इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3x² माइनस 4x प्लस 2 कॉमा मीन्स यहाँ से नेक्स्ट आपका जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। 4x² माइनस 8x प्लस 2 कॉमा, फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आपके पास एक्सप्रेशन है 6x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब इनको ऊपर नीचे लिखने में आपने बड़ी एहतियात रखनी है कि पहला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको तो एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 3x² माइनस 4x एंड प्लस 2, ज़रा सा गैप हो ताकि खुला खुला आए और क्लियरली आपको समझ आए। अब जब आप इसके नीचे दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो हमने बड़ा सोच समझ के लाइक टर्म्स को देख देख के लिखना है। x² के नीचे हमारे पास x² ही आएगा, यानी 4x² 3x² के नीचे आएगा, तब इसका सलूशन हो सकेगा। फिर दूसरी टर्म मेरी है माइनस 4x यानी x पावर 1 और यहाँ पर है माइनस 8x x पावर 1, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। माइनस 8x आएगा माइनस 4x के नीचे, सही हो गया। देन प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2 है, ये भी प्लस 2, ये दोनों कांस्टेंट है इस वक्त, तो ये बिल्कुल सेम जा रहे हैं, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है। कांस्टेंट की लाइक टर्म कांस्टेंट ही होती है। ठीक है, तो जब आपका अरेंजमेंट हो गया उसके बाद आपने बड़ा सोच समझ के सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब इसमें हमारे पास क्या था? अच्छा, वैसे तो हम ये सारी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको रिकॉल करेंगे। वो सारी कंडीशंस जो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिल सकती है कि अगर आपके पास दोनों साइन प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे कोएफिशिएंट्स को, पावर्स को हमने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, पावर्स एज इट इज़ रहेंगी। अगर आपके पास दोनों साइन प्लस के हैं दोनों टर्म्स के, तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को प्लस करेंगे। 4 + 2 6 हो जाएगा, प्लस 6a²। साइन किसका लगाया मैंने? प्लस का, सही हो गया। दोनों साइन माइनस के हैं तब भी हम करेंगे प्लस, 4 और 6 को हम प्लस करेंगे और साइन आएगा माइनस का। क्या वजह है? सेम साइन में हमेशा हम प्लस करते हैं और जो साइन है वो हमारे पास ग्रेटर टर्म का लगता है। अब यहाँ पर आप करेंगे माइनस 6a²। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर ये हमें समझ में आ जाएं तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा इन द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जब दोनों साइंस माइनस के हों या दोनों साइन प्लस के हों तो कोएफिशिएंट्स को हमेशा प्लस किया जाता है। दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस का साइन, दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर में माइनस का साइन। अगर ये माइनस का साइन आप छोड़ देंगे आपकी टर्म रॉन्ग हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, यहाँ अलजेब्रा में एक एक साइन पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि सब लाइक टर्म्स हैं, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का होता है। अब यहाँ की कंडीशन देखें, एक साइन माइनस है एक प्लस है, यानी डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन में हमेशा माइनस किया जाता है, ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये भी डिफरेंट साइन है, यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन लगेगा आंसर में ग्रेटर टर्म का। ग्रेटर टर्म का मतलब है कि जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर इस वक्त 4 है, उसका साइन प्लस है, सबसे पहले आप जो है वो साइन लगा लें। ठीक है, अब 4 से 2 माइनस करें, 2a²।
सही हो गया। नाउ अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, 4 से 2 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 2a²। लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का? बिल्कुल ठीक है, माइनस का साइन, बिकॉज ग्रेटर का साइन आएगा। ग्रेटर टर्म यहाँ पर 4 है, उसका साइन माइनस है तो आंसर में माइनस आया। यहाँ पर ग्रेटर नंबर 4 है, उसका साइन प्लस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। सही हो गया। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आपके पास है दैट इज़ -2a² एंड +2a²। अब यहाँ देखें, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, दोनों साइन ऑपोजिट हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में कि जब डिफरेंट साइन हो, कोएफिशिएंट सेम हो, वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो वो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और आंसर में हम नीचे कुछ नहीं लिखते। ये टर्म्स, ऐसी टर्म्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल कर देती हैं। सही हो गया। नाउ नेक्स्ट आपके पास है -2a² -2a²। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेम कोएफिशिएंट है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, लेकिन साइन भी सेम है। यहाँ पर कैंसलिंग हम नहीं कर सकते बिकॉज साइन सेम है। अगर साइन ऑपोजिट हो, जैसे कि इस कंडीशन में था, तो वहाँ पे टर्म्स कैंसिल होती हैं, लेकिन इस कंडीशन में टर्म्स कैंसिल नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा -4a²। ये अब ये वाली कंडीशन है कि दोनों साइन सेम है तो हम करेंगे प्लस और साइन माइनस का आएगा, इसका आंसर आएगा -4a²। ठीक हो गया। नाउ दीज आर ऑल दोज कंडीशंस which we will face in the addition of algebraic expression and also in the subtraction। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब आपको सारी बातें समझ में आ गई कि लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, हमेशा ऊपर नीचे आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि जो ऊपर नीचे टर्म्स आपने लिखी हुई हैं वो आपके पास लाइक टर्म्स हैं। जैसे सेम वेरिएबल सेम पावर, सेम वेरिएबल सेम पावर, दोनों कांस्टेंट की टर्म्स हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट आपने इसके सोल्यूशन पे आना है। सोल्यूशन में हमने सारी कंडीशन को समझ लिया कि जब दोनों साइन प्लस के हों तो कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास आएगा। आंसर में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा +7x²। ठीक हो गया। अब दोनों साइन माइनस के हैं, क्या कंडीशन है, क्या करेंगे, यस प्लस करेंगे और आंसर में जो साइन है वो माइनस का आएगा। 8 + 4 12x। सही हो गया। नाउ दोनों साइन प्लस के हैं, हम करेंगे प्लस और 2 + 2 आपके पास 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 कंडीशंस हैं जो सब आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब दिस इज़ द आंसर ऑफ दीज 2 पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, थर्ड वन अभी रहता है। थर्ड वन मैंने पहले से इसके नीचे लिख लिया बिकॉज जाहिर सी बात है x² x और x ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है और हमने अब इसको अरेंज करना है ना। इसका जो आंसर आया है, इन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आंसर मेरे पास आया है उसको मैं थर्ड वन पॉलिनोमियल के साथ ऐड करूँगी। ठीक है, बिल्कुल सेम वही हमारे रूल्स हैं। दोनों साइन प्लस के हैं, आंसर में साइन प्लस का। ठीक है, इसके बाद आपके पास 6 और 7 क्या हो जाएंगे, 13। बिल्कुल ठीक है, 13x²। सही हो गया। दोनों साइन माइनस के हैं, हम साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा और आप प्लस करें तो ये आपके पास 17x हो जाएगा। देन प्लस और दोनों साइन प्लस के आंसर में प्लस का साइन आएगा और 4 + 1 5 हो जाएगा। देखें ये कितना आसान हो गया जब हमने सारे रूल्स को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। जब एक दफ़ा हमने ये समझ लिया तो हमारे लिए सॉल्यूशंस इजी हो जाएंगे। अगेन आप देखें, मैंने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है कॉमा के बाद ये दूसरा जो है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, फिर आपके पास थर्ड वन पॉलिनोमियल है। सही हो गया। अब आपने फिर वही देखना है कि ऊपर नीचे जो आप टर्म्स लिख रहे हैं फॉर एडिशन इन द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि आपने जो टर्म्स लिखी हैं वो लाइक हैं या नहीं है। a² ab b², ये सब लाइक टर्म्स हैं और हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको अरेंज किया है। सही है। तो अब हम इसके सोल्यूशन पर आ जाएंगे। दोनों साइन प्लस के हैं
तो हम कोएफिशिएंट्स को प्लस करेंगे, ठीक है। नाउ साइन किसका आएगा, साइन आएगा प्लस का, और प्लस करने से आंसर आएगा 17a²। सही हो गया। दोनों साइन माइनस के हैं, हम माइनस का साइन पुट करेंगे, 5 और 3 को ऐड करेंगे, 8ab। फिर अब दोनों साइन प्लस के हैं तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे साइन, और 5 + 1 6 हो जाएगा, प्लस 6b²। सही हो गया। अगेन वही कंडीशंस हैं, दोनों साइन प्लस के हैं, प्लस आंसर में, और प्लस करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 22। सही है, a²। ओके, वेरिएबल को छोड़ा या साइन को, यहाँ तो प्लस है तो खैर है, लेकिन अगर वेरिएबल में कोई चेंज आ गया टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी वो रॉन्ग कंसिडर होती है। आप पावर लिखना भूल जाते हैं, वेरिएबल नहीं लिखते। 22 तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर a² आपने नहीं लिखा तो वो रॉन्ग कंसिडर होगी। सही है। देन माइनस 8 और 8 प्लस करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 16ab। सही है। देन दोनों साइन प्लस के हैं, प्लस 6 और 4 क्या होंगे, ऐड, और ये हो जाएगा प्लस 10b²। क्लियर है बात। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह या नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद आगे करेंगे।